हेलो दोस्तों, रेल वाला 2.1 में आपका फिर से स्वागत है। आइए लूसेंट के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए कुछ और क्वेश्चन के बारे में हम डिटेल से जानने की कोशिश करें। तो इससे पहले का आप वीडियो देखे होंगे, आपको समझ में आएगा वीडियो का क्या क्वालिटी है, क्या कंटेंट है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट, मेरे पास एक बुक है लूसेंट का, शायद सबके पास होनी चाहिए बुक। नेक्स्ट में जहाँ तक हम बताए थे उसके बाद हम बताने की कोशिश करते हैं। तो इससे पहले आप लोग पढ़े होंगे जो पुराण सब के बारे में पढ़े होंगे। पुराण कितने तरह के, वेद कितने तरह के, इस सब बारे में आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, आप समझे होंगे। आइए उसको आगे बढ़ाते हुए, और स्टार्टिंग में ही हम आपको बता दिए थे जो रेड में जो बॉक्स बना हुआ है बुक में, सबके पास बुक होगा, उसमें रेड में जो बॉक्स बना हुआ है उसको आप खुद पढ़ने की कोशिश करें और खुद उसमें समझने की कोशिश करें। उसमें कुछ ऐसा मतलब हम नहीं कह सकते जो ये सिर्फ लाइन पढ़ने का, उसमें क्या होता है तो कोई भी क्वेश्चन उसमें से कहीं से पूछ सकता है वो, तो उसको हम कुछ नहीं ज़्यादा एक्सप्लेन करना चाहेंगे। जो विदाउट रेड में है, विदाउट बॉक्स में है, उसको हम बताने की कोशिश करेंगे। तो उसमें बहुत सारा क्वेश्चन रहता है, तो बहुत सारा क्वेश्चन बहुत सारा बुक में डाला रहता है, तो उसको आप किस तरह से पढ़ें जो कम से कम समय में कम से कम पढ़ाई में आपका सिलेक्शन पक्का हो। तो आइए देखते हैं, आज हम देखेंगे पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाले जानकारी, उसका हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्या है? पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। पहले टॉपिक का मीनिंग क्या हुआ? पुरातत्व संबंधित माना जो उत्खनन किया गया, बहुत सारे क्या उसको साइंटिस्टों ने कहीं से कुछ खोदा, कहीं से कुछ खोद के निकाला, कहीं का पत्थर में कुछ लिखा हुआ था, कहीं का चट्टान पे कुछ चीज़ का आकृति बना हुआ था, तो वो आकृति से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन इसमें डाला गया है। तो इसमें आप देखोगे तो अप्रॉक्स 10-12 लाइन है, 10-12 लाइन है पढ़ने को। तो आपको उतना नहीं पढ़ना है जितना हम 1, 2, 3, 4, 5, 7 या 8 लाइन को हम मेन हाईलाइटेड किए हैं एग्ज़ाम में, उसी से पूछा जाएगा, आपको पूरा नहीं याद करना है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं किसको याद करना है। सबसे पहले ऊपर में पढ़िएगा तो आप चौथा लाइन में देखिएगा, लिखा हुआ है सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में किया गया है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, जो भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में किया गया है? तो हाथी गुफा अभिलेख। अब आपको पता नहीं होगा, जो नए स्टूडेंट हो उसको पता नहीं होगा अभिलेख क्या होता है। तो बहुत सारे चट्टान पे क्या था ना, तो बहुत ढंग का कुछ, कहीं पे कुछ फिगर बना दिया गया था, कहीं पे कुछ उसके अपने लैंग्वेज में कोड में लिखा गया था, तो वो उसको हम अभिलेख कहते थे, जिसको कि पढ़ना बहुत मुश्किल होता था, या फिर उसको बहुत दिनों के बाद पढ़ा गया। जैसे हड़प्पा संस्कृति के बारे में कब पता चला, कैसे पता चला, उसका उत्खनन कौन किया था, उस पर क्या लिखा हुआ था, यही सब एक अभिलेख कहलाता है। तो सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र, जो भारतवर्ष, भारत भी एक कहीं देश था, एक स्थान था। अभी जो हम भारत देख रहे हैं वो एक्चुअली में एक छोटा सा पार्ट है। जो पहले जो था उसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, इस सबको एक कंबाइंड क्षेत्र था जो भारतवर्ष करा, लेकिन अभी उसका बहुत सारा डिवाइड कर दिया, बहुत सारा भाग में बट गया है। तो अभी का भारत एक सिर्फ हिस्सा है, एक पार्ट है, लेकिन पहले बहुत बड़ा भारतवर्ष था। तो यही भारतवर्ष के बारे में सर्वप्रथम हाथी गुफा अभिलेख में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ के दूसरा लाइन में देखेंगे। लिखा है सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हून आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। बहुत बारी सब क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए हम सिर्फ हाईलाइटेड क्वेश्चन बोले हैं। क्या है? भारत पर जो, इसमें 2 क्वेश्चन बनता है। भारत पर सबसे पहले किसने आक्रमण किया था? फर्स्ट क्वेश्चन, भारत पर सबसे पहले किसने आक्रमण किया था? हून ने आक्रमण किया था। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, जब साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, मुग़ल साम्राज्य, बहुत सारा साम्राज्य है, दिल्ली सल्तनत, उसमें हम देखेंगे कि हून आक्रमण किसके समय में किए हुए थे। तो
हून के आक्रमण की जानकारी, भारत पर जो हून आक्रमण किए थे उसकी जानकारी हमको भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। अब इसको हम कौन सा कैसे ट्रिक से याद करें? स्तंभ लेख तो बहुत सारा है, ऊपर में आप देखें लिखा हुआ अभिलेख, नीचे में लिखा हुआ स्तंभ लेख, तो इस समय अंतर है। अभिलेख किसको कहेंगे, स्तंभ लेख किसको कहेंगे, तो ये हम आपको आगे बताएंगे जब हम मौर्य वंश, जब हम उसमें अशोक के बारे में पढ़ाई करेंगे। मौर्य वंश तो बहुत सब बड़ा है, लेकिन जब हम अशोक के बारे में एक्चुअली में पढ़ाई करेंगे तब आपको बताएंगे अभिलेख क्या होता है, स्तंभ लेख क्या होता है, सबके बारे में बताएंगे। तो अभी आपको सिर्फ देखना है भारत पर होने वाले हून आक्रमण कब हुआ था, भीतरी स्तंभ लेख में। अब इसको कैसे याद करें? कोई भी आक्रमण करेगा, आक्रमण क्या करेगा, आक्रमण करेगा उसके बाहरी क्षेत्र में आक्रमण तो सब कोई करता है, उसके अंदर जाके भीतर जाके जो आक्रमण करे वो एक एक्चुअली में आक्रमणकारी होता है। तो हून आक्रमण कहाँ किए थे, भीतरी में किए थे, भीतर में किए थे, अंदर में किए थे। इसे हम क्या याद सकते हैं, हून आक्रमण भीतरी स्तंभ लेख, याद होना चाहिए। हून आक्रमण कहाँ पे, भीतरी स्तंभ लेख, माने अंदर में आक्रमण किया, अंदर मतलब भीतर, तो हून आक्रमण क्या था, भीतरी स्तंभ लेख में हून के बारे में, आक्रमण के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट लाइन में है सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख में, जिसके शासक भानुगुप्त से प्राप्त होती है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य, जो सती भी कुछ होता है, इसके बारे में पहला लिखित साक्ष्य था बहुत पहले पता, लेकिन एक लिखा हुआ कहाँ मिला, एरन अभिलेख में। तो इसको याद करना है, एरन अभिलेख में सती प्रथा के बारे में मिला, सती प्रथा का लिखित साक्ष्य मिला। और एरन अभिलेख किसके समय में, भानुगुप्त शासक थे, जिसके समय में एरन अभिलेख पता चला और उसमें लिखा था सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य। अब हम देखते हैं इसको कैसे याद करें, सती प्रथा और एरन अभिलेख से। तो आपको पता होना चाहिए सती आखिर होती कैसी थी। तो सती का मीनिंग होता था जैसे किसी का हस्बैंड डेथ कर गया, तो उसके वाइफ को क्या किया जाता था, हस्बैंड की चिता के साथ जिंदा उसको बांध के जला दिया जाता था, जो कि सती कहलाता था। तो आगे जाके वो सती हो गई, यानी कि उसके हस्बैंड के साथ उसको भी जिंदा जला दिया जाता था, वो सती कहलाता। तो सती के लिए याद हम रखेंगे सती प्रथा कौन सा अभिलेख में, एरन अभिलेख। ऑप्शन से याद, आंसर से याद है एरन, रन मतलब दौड़ना। तो चूंकि सती प्रथा एक गलत था, जिसको कि आगे जाके विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, ये सब बहुत सारा इसका विरोध किए हुए थे। तो सती प्रथा चूंकि गलत था, तो ऑप्शन में क्या है, सती प्रथा एरन। सती बनने के लिए क्या करो, सती नहीं बनने के लिए रन मतलब भाग जाओ, रन मतलब भाग जाओ। सती चूंकि गलत बात है सती प्रथा होना, तो सती इक्वल टू रन, रन मतलब भाग जाओ। सती ना बनो, क्या बोलो, भाग जाओ। तो सती प्रथा एरन याद आना चाहिए। सती प्रथा एरन अभिलेख, शासक भानुगुप्त। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट में क्या है, रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। इसको याद रखेंगे, रेशम बुनकर की श्रेणी की जानकारी, रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मदसौर अभिलेख से। तो मदसौर अभिलेख और इधर क्या है, रेशम। इसको हम कैसे याद रखेंगे, रेशम यानी कि रेशम एक बुनकर की श्रेणी में आती है, इसका जानकारी हमको मदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। इसको कैसे याद रखेंगे, रेशम, सम को हम शाम से रिलेटेड करेंगे, शाम को हम क्या करने जाते हैं, सैर करने जाते हैं, शाम को सैर करने, शाम को सैर, मंद सौर हम सौर करने यानी कि सैर करने जाते, कब, शाम को, सम याद आना चाहिए, सम यानी शाम को हम क्या करने जाते हैं, मंद सैर करने जाते हैं, याद होना चाहिए। रेशम मंद सौर अभिलेख में मिलती है। नेक्स्ट जाते हैं, प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहते हैं। इसको याद रखना है, प्राचीनतम
यानी पहले का जो सिक्का था उसको हम आहत सिक्के कहते हैं। इसमें कुछ ट्रिक नहीं लग रहा है तो इसको याद करने की कोशिश करें। प्राचीनतम सिक्के को आहत सिक्के कहते हैं। चलिए नीचे आते हैं, उसमें लिखा हुआ है समुद्रगुप्त की बीना बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसकी संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। इससे 2 क्वेश्चन आ रहा है। जो फर्स्ट तो बीना बजाने का प्रेमी कौन था, किसको बीना बजाना अच्छा लगता था, तो समुद्रगुप्त की। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें किसके सिक्के पर, इनमें कौन से शासक के सिक्के पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है। बहुत बारी क्वेश्चन पूछा है। जो ऑप्शन 4 ऑप्शन रहेगा इनमें कि कौन से शासक के सिक्के पर उनको बीना बजाते हुए दिखाया गया है, तो किसका, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ऐसे शासक था जिनके सिक्के पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, समुद्रगुप्त किस वाद्य यंत्र का प्रेमी था। समुद्रगुप्त कौन से वाद्य यंत्र बजाता था, तो बीना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा बॉक्स में लिखा हुआ है अभिलेख एवं उसके शासक। अभिलेख कौन से किसके शासक के समय में वो खोजा गया, तो इसको हम ट्रिक के थ्रू याद करेंगे। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अभिलेख है। तो 9 अभिलेख को हम ट्रिक के थ्रू याद करेंगे, जो लगभग 70-80% 9 70 30 यानी 6-7 अभिलेख ऐसा होगा जो कि आपको हम ट्रिक के थ्रू याद कराएंगे, और 1-2 अभिलेख खुद से याद करना है। तो इसको ट्रिक हम बताएंगे अभी जस्ट। उसके नीचे का थोड़ा सा देख लेते हैं। नीचे में जो क्वेश्चन दिया गया है ये भी बहुत बार पूछा गया है, इसको भी एक ट्रिक हम याद करेंगे। जैसे लिखा है उत्तर भारत की मंदिर की कला नागर शैली, दक्षिण भारत की मंदिर की कला द्रविड़ शैली, और नागर और द्रविड़ दोनों शैली का कॉम्बिनेशन वेसर शैली कहलाता था। फिर हम इसको याद करते हैं। उत्तर भारत की नागर शैली, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। उत्तर भारत की मंदिर बनाने की कला क्या थी, नागर शैली। दक्षिण भारत की मंदिर बनाने की कला द्रविड़ शैली, और दोनों का कॉम्बिनेशन वेसर शैली कहलाती है। और मंदिर बनाने की कला की मीनिंग क्या हुआ, आप यदि गौर किए होंगे, आप देखे होंगे जो उत्तर भारत जो है, उत्तर भारत किसको कहेंगे, गंगा से ज़्यादातर गंगा से रिलेटेड किया गया है। लेकिन वैसे उत्तर भारत यदि हम बोलेंगे, गंगा से रिलेटेड बिहार को क्या है, उत्तरी बिहार दक्षिणी बिहार। लेकिन यदि उत्तर भारत की हम बताएंगे तो उत्तर भारत के अंतर्गत जो मंदिर बनता है और दक्षिण भारत का मंदिर, आप यदि कंपैरिजन करिएगा आप देखिएगा अंतर मिलता है। उत्तर भारत की मंदिर कुछ अलग शैली में बनता है, दक्षिण भारत की मंदिर कुछ अलग शैली में बनता है। तो अलग अलग शैली होती है। तो वहीं उत्तर भारत की मंदिर नागर शैली, दक्षिण भारत की मंदिर द्रविड़ शैली, और दोनों का कॉम्बिनेशन वेसर शैली कहलाता है। इसको कैसे तरीका से याद करें, सिर्फ एक पकड़ना है, दक्षिण भारत की शैली, द से दक्षिण, द से द्रविड़, याद रहेगा, द से दक्षिण, द से द्रविड़। तो दक्षिण भारत की कौन सी शैली, द्रविड़ शैली। उत्तर भारत की नागर शैली, और दोनों का कॉम्बिनेशन बेसर बेसर शैली, दोनों का कॉम्बिनेशन। इसको याद करने के कैसे याद करेंगे, बेसर। इसमें कुछ नहीं लग रहा तरीका, लेकिन फिर भी यदि हम याद करना चाहें तो कैसे इसको, चलिए इसका तरीका कुछ अपना खुद देखिएगा, क्या इसका कुछ तरीका याद करें। लेकिन हम सिर्फ एक बताएंगे, दक्षिण भारत की शैली द्रविड़ शैली के अंतर्गत आता है, द से दक्षिण, द से द्रविड़। और उत्तर भारत उत्तर नागर, ऐसे भी याद कर सकते हैं, उत्तर नागर, नागर र, उत्तर र तो र, नागर, उत्तर नागर, दक्षिण द्रविड़। दो याद हो गया तो दोनों का कॉम्बिनेशन बेसर। चलिए इसको इतना तक हम याद किया। अब नेक्स्ट बॉक्स में लिखा हुआ है महत्वपूर्ण अभिलेख, जिसमें अभिलेख है उसके शासक के बारे में है। तो चलिए उसको देखते हैं। फर्स्ट में है हाथी गुफा अभिलेख। इसको पूछने का तरीका कुछ अलग रहता है एग्जाम में। आप याद करोगे, डायरेक्ट याद करोगे हाथी गुफा अभिलेख कलिंग राजा खारवेल के समय में हुआ था। लेकिन एग्जाम में अब ऐसा कुछ नहीं, एग्जाम में कुछ अब अलग ढंग से पूछता है। जैसे एग्जाम में पूछ देगा जो इसमें कौन सा अभिलेख है जो कि तिथि रहित अभिलेख है, मतलब उस पर कोई डेट नहीं था, डेट का मेंशन नहीं किया गया। तो जितना अभिलेख मिला सिर्फ उसमें एक अभिलेख ऐसा है, कौन सा, हाथी गुफा।
सिर्फ एक अभिलेख ऐसा है जिसमें कि जो कि तिथि रहित है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, तिथि रहित अभिलेख कौन सा है? हाथी गुफा अभिलेख। किसके शासन काल में? कलिंग राज खारवेल के शासन काल में। याद कैसे करेंगे? हाथी तो नॉर्मल आदमी कोई पाल नहीं सकता है, तो हाथी कौन पालेगा? राजा। तो हाथी गुफा कलिंग राजा, कलिंग राज खारवेल हम कह सकते, कलिंग राजा खारवेल कह सकते। तो कलिंग के राजा के समय में हाथी पाला गया था, तो हाथी गुफा अभिलेख कलिंग राज खारवेल के समय में। नेक्स्ट, जूनागढ़ अभिलेख, जिसको हम गिरनार अभिलेख भी कहते हैं। एग्जाम में जूनागढ़ नहीं के बराबर पूछा जाता है, गिरनार अभिलेख पूछा जाता है। तो गिरनार अभिलेख को क्या किसके समय में? रुद्रदामन के समय में गिरनार अभिलेख। नेक्स्ट, जूनागढ़ का कुछ और ट्रिक नहीं है, अपना खुद याद रखना। नासिक अभिलेख किसके समय में? गौतमी बलश्री। इसको कैसे याद रखें ट्रिक से? नासिक, सिक मतलब बीमार होता है या कमज़ोर होता है, बीमार रखो या कमज़ोर रखो, ठीक है। तो नासिक, ना मतलब नहीं, सिक मतलब बीमार। जो बीमार नहीं हो, तो जो बीमार नहीं वो क्या होगा? बलशाली होगा। जो बीमार नहीं हो, नासिक, जो सिक ना हो वो क्या होगा? बलशाली होगा, तो बलश्री। याद रहेगा। नासिक अभिलेख किसके समय में? गौतमी बलश्री के समय में। नेक्स्ट, प्रयाग स्तंभ लेख किसके समय में? समुद्रगुप्त। इसको कैसे याद रखें? प्रयाग सब पता होना चाहिए, जहाँ पे कुंभ मेला लगती है, तो प्रयाग में क्या है? समुद्र है। प्रयाग स्तंभ लेख में क्या है? प्रयाग में समुद्र है, तो प्रयाग से समुद्रगुप्त को हम रिलेटेड कर सकते हैं। प्रयाग समुद्रगुप्त रिलेटेड करेंगे। नेक्स्ट, एहोल अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय। एहोल, होल मतलब छिद्र। एक होल किसके कैसे? जिसको याद रखें, ए होल पुलकेशिन। पुल, ब्रिज, पुल को क्या कहते? ब्रिज। पुल का सीन, पुल का सीन दृश्य। पुल का सीन मतलब दृश्य। पुल का दृश्य कैसा है? एक होल के समान। वरना पुल टूटा हुआ, उसका दृश्य कैसा है? एक होल के समान। पुल का सीन एक होल के समान। पुल का सीन है एक होल के समान, तो याद होना चाहिए ए होल, पुल के सीन सेकेंड। ऑप्शन में दे देगा पुल के सीन सेकेंड, पुल के सीन फर्स्ट, ये भी दे सकता है। तो याद करना कि एक होल, एक उधर दो, एक नहीं है, एक होल, एक होल उधर, पुल के सीन दो, याद रखना एक दो। नेक्स्ट, मदसौर अभिलेख, मालवा नरेश यशोवर्मन। ये नहीं पूछा है आज तक, लेकिन आप लोग वैसे याद रखो। मदसौर अभिलेख, मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख, प्रतिहार नरेश भोज। ग्वालियर अभिलेख, प्रतिहार राजा नरेश भोज। नेक्स्ट, भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख, इसको पूछा गया है, भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख। आगे हम देखे थे गिरनार अभिलेख या जूनागढ़ अभिलेख, उधर भी यहाँ पे भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख, वो जूनागढ़ अभिलेख अलग है, यहाँ पे भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख यो किसके समय में? स्कंदगुप्त के समय में। और देवपाड़ा अभिलेख, बंगाल शासक विजय सेन। देवपाड़ा विजय सेन, इसको याद करेंगे, देव सेन यानी कि देवपाड़ा अभिलेख विजय सेन के समय में देवपाड़ा अभिलेख। और ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज के समय में। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। यहाँ पे दो क्वेश्चन ऐसा है जो कन्फ्यूजन है, एक जूनागढ़ अभिलेख है, एक भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख। तो याद रखना है, सिर्फ जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख बोले तो रुद्रदामन, और यदि भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख बोले तो स्कंदगुप्त। तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अभिलेख के बारे में बताएगा, जिसका उसके किसके समय में कौन सा शासक बताया गया, जिसमें कि आप कुछ ट्रिक भी बताएं, जो उसके ट्रिक के थ्रू आप याद रख सकते हो। और नेक्स्ट उसके नीचे के लाइन में है, अभिलेख का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, इपिग्राफी अभिलेखों का अध्ययन।
तो अध्ययन संबंधी साइंस का ये चैप्टर हुआ। अभिलेख संबंधी या अध्ययन संबंधित जो भी है, जैसे ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है, पृथ्वी का अध्ययन क्या कहलाता है, यदि वहाँ पे हम जब जाएंगे तो उस पे यहाँ पे अभिलेख का अध्ययन, इपिग्राफी, ये भी वहाँ पे बताया जाएगा। वो भी एक ट्रिक के थ्रू बताया जाएगा, जो आप ट्रिक के थ्रू आसानी से याद कर लो। तो आज का चूँकि कितना भी शॉर्ट कर रहे हैं तो फिर वीडियो लंबा बन जा रहा है, तो आप लोग कृपया वीडियो के लास्ट तक देखें। लास्ट तक देखने के बाद आप खुद को जज कर सकते हो जो कैसा मेरा तैयारी रहा, कैसा परफॉर्मेंस रहा। और आप आज जो है यहाँ तक कंप्लीट हुआ, अब आप लूसेंट का 100% क्वेश्चन, फर्स्ट चैप्टर का 100% क्वेश्चन बना सकते हैं। नेक्स्ट दिन से हम आपको प्रागैतिहासिक काल के बारे में बताएंगे, जो पाषाण काल। पाषाण काल क्या होता है, पाषाण का सबसे मीनिंग ही होता है पाषाण का अर्थ क्या होता है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, जो पाषाण का अर्थ क्या होता है। तो आप एग्जाम में क्वेश्चन में देखोगे तो कहीं पाषाण का मीनिंग नहीं लिखा होता है, लेकिन ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जो पाषाण का मीनिंग क्या होता है। पाषाण का मीनिंग होता ही है पत्थर। तो नेक्स्ट में देखेंगे जो पुरा पाषाण काल, आदि ऐतिहासिक काल, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। नव पाषाण काल, ये सब क्या है, इससे रिलेटेड कौन सा बेस्ट क्वेश्चन होगा। तो आप लोग वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए और चैनल के साथ बने रहें। अच्छा लगे तो लाइक करें, और यदि अच्छा ना लगे तो डिसलाइक भी करें, लेकिन कुछ ना कुछ करें। और आप तैयारी अच्छा से करें। भगवान करे आप लोग का सिलेक्शन बहुत जल्दी हो। तो आगे में बहुत सारा वैकेंसी है, बहुत सारा वैकेंसी आप लोग को फेस करना है। तो इसके साथ गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।